तो हेलो स्टूडेंट, तो हमने जो है 3 पार्ट कर लिए थे यूपीसीएल और पिटकुल जो उत्तराखंड का है पेपर 10 जनवरी को, उसका जो है 3 पार्ट हम लोग ने कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अब देखिए पार्ट 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अ 3 फेज 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज केज टाइप इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% स्लिप। कह रहा है कि आपका केज टाइप इंडक्शन मोटर है जो कितने पर स्लिप पर 5% पर रन कर रहा है। द स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, देखिए आपको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछा है एक। दूसरा स्पीड ऑफ रोटर का पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, आपके पास ये पूछा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपके पास रिलेटिव स्पीड होता है वहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू आपका ये वर्ड आने वाला है। रिलेटिव में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और बाद में वाले को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो देखिए आपके पास जो जो दिया है डाटा आपने यहाँ पर लिखा है। देखिए आपको दिया है पी पोल कितने दिए हैं, 6 दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, स्लिप देखिए 5। तो एन एस बराबर क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। तो आप देखिए आपने ये रखा 50 का है तो आपका एन एस, तो आपका ये हो गया स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ये एन एस जो होता है आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है। रोटर का स्पीड आप निकालोगे तो आपके पास ये देखिए एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है स्लिप का फॉर्मूला, इसमें रख दिया तो आपका एन आर का हो गया 950 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट कहोगे आप इसे। ठीक है, इतना आपको कहना है। अब आपको रिलेटिव स्पीड दिखाना है। एक बात देखिए, अगर रिलेटिव स्पीड देखिए तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम स्पीड से जाते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये देखिए लीनियर डायग्राम बना रखा है। लीनियर डायग्राम में देखिए एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में आपके पास ये देखिए ये वाला ये जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म ये आपका स्टेटर है, यहाँ पर जो ट्रेन है वो आपका रोटर है और यहाँ पर जो पैसेंजर बैठे हैं रोटर मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये मान के चलिए ये आपका स्टेटर फील्ड है आपके पास। तो ये आपका स्टेटर है, स्टेटर फिक्स है तो उसका कोई स्पीड नहीं, 0 स्पीड हो गया। रोटर का स्पीड एन आर है 950 आरपीएम आपने निकाला। रोटर फील्ड आपका एस एन एस होता है, ये 50 आरपीएम आ गया। और दूसरा देखिए आपके पास ये आपका जो ये है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड हेलीकॉप्टर आपका 1000 है। अब जो आदमी यहाँ से है उसको देखिए क्या दिखाई देगा, ये आपका जो है एन एस, ये देखेगा स्टेटर फील्ड देखा तो कितना दिखाई देगा, इससे एन एस दिखेगा 1000। ये अगर इसको देखेगा रोटर फील्ड को तो तब भी एन एस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, पहले ये नोट कर लिया, इतना कर लिया आपने। ये देखिए एन आर और एन एस कैसे आया था आपने देख लिया होगा। जब आपने ये नोट कर लिया तो देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके पास ये उतना ही दिखेगा आपके पास। देखिए इसका देखिए ये आदमी जो है इस पर है तो इसका स्पीड देखिए कितना होगा, एन आर प्लस एस एन एस, और यही तो आपका क्या होता है एन एस होता है। अभी तो कहा ना आपका एस बराबर क्या होता है, ये देखिए अभी आपने क्या कहा था, यहाँ देखिए एस बराबर क्या कहा था, एन एस माइनस एन आर एन एस। तो यहाँ देखिए एस एन एस बराबर एन एस माइनस एन आर, ये आपके पास हो। अब देखिए यहाँ से अगर आप एन एस कॉमन लेके आओ, ये वाला एन एस कॉमन लेके आइए, तो एन एस कॉमन लेके आइए तो आपके पास क्या बचेगा, एन एस कॉमन, इसको यहाँ भेजिए, एन एस कॉमन लेके आओगे तो 1 माइनस, सॉरी इसको देखिए एन एस बराबर एस एन एस प्लस एन आर। यानी आप एस एन एस में एन आर, एस एन एस में एन आर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा एन एस। तो देखिए इस आदमी को अगर ये देखेगा तो ये तो इसमें है तो इसका स्पीड भी जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो है एन एस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटर का फील्ड है और रोटर का फील्ड है, तो आपको ये देखिए इसको क्या दिखाई देगा, दोनों कितना स्पीड से जा रहे हैं, सेम स्पीड से। तो दोनों अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो पहले आया है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एन एस माइनस रोटर मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ पर एस एन एस नहीं करोगे बल्कि इसको जो दिखाई देगा वो भी क्या होगा एन एस। तो आपका ये कितना आ गया 0 आरपीएम। तो पहला तो आपका आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये नहीं कहोगे सर ये एस एन एस होगा, नहीं भैया, यहाँ पर देखिए जो ये आदमी है इसको क्या दिखाई देगा, इस पर है ना, ये ट्रेन पे बैठा आदमी है तो इसका ट्रेन का स्पीड भी ऐड होगा आपके पास, रोटर का स्पीड। तो आपका ये 0 आरपीएम आ गया। ठीक है, एक तो आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा इसने पूछा है स्पीड ऑफ रोटर, अब सिर्फ रोटर का पूछा है तो रोटर को पहले लिखिए। तो रोटर का कितना होगा 950 विथ रेस्पेक्ट टू कितना, स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड की बात कर रहा है तो स्टेटर फील्ड का स्पीड कितना है, ये स्टेटर फील्ड 1000 है। तो 950 माइनस 1000 बराबर कितना आ गया 50 आरपीएम, माइनस 50 आरपीएम।
तो पहले वाले का आंसर कितना आया 0। आगे आपके पास दूसरे वाले का देखिए, आपके पास जो पहले लिखा है उसको पहले लिखिए। रोटर का आप कह रहा है किसके इसमें, इसके इसमें, तो 1000 तो आपका ये -50। तो आंसर क्या आ गया 0 और -50। कहाँ पर है आपके पास 0 और -50, ये है आपके पास। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए आप, तो आपको लीनियर डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कट समझ। और वैसे भी आपको पता है स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड आपका जो है सेम स्पीड से आपके सेम फ्लो करते हैं, तो आपके पास ये आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, the high voltage DC transmission is better than high voltage AC transmission because of, तो ये पूछ रहा है आपके पास। देखिए ऑप्शन दिया है इसने, absence of inductance and capacitance, बी ऑप्शन दिया है इसने absence of स्किन इफेक्ट, सी ऑप्शन दिया है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, डी ऑप्शन दिया है ऑल। ये आपको कहा गया। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, आपका जो डीसी ट्रांसमिशन है कौन सा वाला है, हाई वोल्टेज। आपको पता भी होना चाहिए कि आपको ट्रांसमिट करते समय जो वोल्टेज होता है आपका डीसी होता है, जनरेट हम एसी करते हैं। तो ये एसी से अच्छा क्यों है कह रहा है, ये आपको पता है। आपको पता है डीसी के लिए क्या होता है भाई, डीसी में आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0। डीसी में फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी 0 है तो आपका देखिए फ्रीक्वेंसी पर कौन निर्भर करता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट जो है इस पर ही निर्भर करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। अब डीसी के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये अब्सेंट होंगे। तो ये सही कह रहा है कि हाँ इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट आपका नहीं होते। इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट आएंगे तो आपके लॉसेस आ जाएंगे, तो आपके पास ये, तो ये भी सही हो गया। दूसरा कह रहा है अब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट। आपको पता होगा स्किन इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो आपके देखिए अगर यहाँ पर डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो स्किन इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कह रहा है कि स्किन इफेक्ट नहीं होता, ये भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन आपको पास पता है क्या होता है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड। अब आपके पास कोई लॉसेस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब जो फुल लोड वाला वोल्टेज है वो आपका नो लोड के बराबर होने की कोशिश करेगा, इसलिए इनका डिफरेंस आपका कम से कम आएगा। ये कम से कम आएगा, आपका वोल्टेज रेगुलेशन ये ज़्यादा होगा क्योंकि ड्रॉप नहीं है आपके पास यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको पता है, अगर कहें मैं कहूँ आपका एक का वोल्टेज रेगुलेशन 2 है और एक का वोल्टेज रेगुलेशन 95 है, तो आप कहोगे कौन बेस्ट है, तो कहोगे आपका 2 अच्छा है। क्यों, क्योंकि आपका हम तो चाहते हैं कि जो वोल्टेज में ड्रॉप ना हो वो बराबर वोल्टेज होते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन घट रहा है, यानी अच्छा है, कम वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे ऑप्शन ही आपके सही हो गए। तो कहोगे कि सर आपको जो है इन कारणों से हम लोग जो है डीसी ट्रांसमिट करते हैं किस पर, किसके रेस्पेक्ट में, एसी के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया। तो ध्यान रखिए डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कौन सा, 62। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, नोट करिए। The sag of an overhead line is affected by, ऑप्शन ए लिखा है कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन स्पान एंड टेंशन, सी ऑप्शन विंड टेम्परेचर और डी ऑप्शन दिया है ऑल। ये आपको पूछ, तो आपको कह रहा है कि आपका जो सैग है वो आपके देखिए ओवरहेड ट्रांसलेशन में जो सैग होता है वो आपका किस पर निर्भर करता है, किसके द्वारा इफेक्ट होता है, ये कह रहा है आपके पास। तो देखिए आपके पास सैग होता क्या है, पहले वो देख लीजिए। सैग आपके पास क्या होता है देख लीजिए। यहाँ देखिए आपके पास, ये देखिए ये आपके पोल है या टावर कहिए आप, जो भी हैं आपके, ये आपके पास ये आपके पास टावर है। तो इसका लोवेस्ट पॉइंट ढूंढिए आपके पास कहाँ पर है। ये लोवेस्ट पॉइंट आपका ये तो इसे बोला जाता है सैग, और जो ये इसे बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक स्पान, ठीक है ये, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला यहाँ से यहाँ तक बोला जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। क्या बोला जाता है भाई, ये आपका कंडक्टर है, ध्यान रखिए कंडक्टर, और इसे बोला जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। ये ग्राउंड क्लियरेंस बोला जाता है, ये सैग, ये होता है सैग, ये स्पान लेंथ है, ये आपके पास ये कंडक्टर है। तो ध्यान रखिए आपके पास इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सैग क्या होता है। तो वर्टिकल डिफरेंस होता है आपके पास, ये लोवेस्ट पॉइंट के भी, इसका आपका लोवेस्ट पॉइंट के बीच के डिफरेंस, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इतना तो आपके पास सैग पता चला, स्पान से। तो सैग का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, सैग S बराबर W/L² होता है। ये आपके पास ये होता है, आपको ध्यान रखिएगा। L क्या है भाई, L स्पान, जो ये आपका दिख रहा है स्पान ऑफ द कंडक्टर, स्पान ऑफ द कंडक्टर है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 63 है, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। T टेंशन ऑफ द कंडक्टर है, आपको ध्यान रखें। तो देखिए आपको यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है किस पर और W भी देखिए, W आपका कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ है। तो देखिए यहाँ से साफ पता चला सैग किस पर निर्भर कर रहा है, कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ पर भी निर्भर कर रहा है। L आपका स्पान है, T आपका टेंशन है, इस पर भी निर्भर कर रहा है, और ये देखिए T। अब एक और है विंड टेम्परेचर।
अगर विंड या आइस का एक इसके अलावा एक होता है, विंड या आइस का असर इसमें आएगा तो एक कंडक्टर पर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा आपके पास, तो इसका वेट भी आपका बढ़ने या घटने लगेगा या तापमान पर। तो इसका मतलब हुआ कि आपका विंड पर भी क्या करेगा, निर्भर। तो बताइए अब सारे ऑप्शन विंड और आइस पर भी निर्भर करता है। तो आप बताइए आपका इस सेक किस पे, सेक जो ऑप्शन दिया है सब पे निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। क्या हो जाएगा भाई, ऑल। तो आप ऑल को टिक करोगे, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 63। अब आइए नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 64 में आइए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 64 लिखिए, क्या क्वेश्चन है देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF in a conductor depends on, आपका किस पर निकल रहा है, A amount of flux cut, B ऑप्शन देखिए अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट, बी ऑप्शन देखिए अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, सी ऑप्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, डी ऑप्शन ऑल। ये आपको पूछा गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कंडक्टर में वो किस पर निर्भर करता कर रहा है, आपको ऑप्शन दिया, क्या अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट, कितना फ्लक्स कट कर रहा है उस पर, या अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, या अमाउंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, या ऑल किस पर निर्भर करता कर। देखिए पहले तो देखिए दो शब्द देखिए, एक फ्लक्स है और दूसरा आपका फ्लक्स लिंकेज है, इसमें अंतर क्या है। देखिए फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फ्लक्स लिंकेज को साई से दिखाते हैं, ठीक है। ये आपके पास फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स शब्द तब आता है जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स n का मान 1 होता है, n का मान 1 होता है। फ्लक्स लिंकेज साई तब आता है जब आपका n का मान, नंबर ऑफ टर्न्स का मान 1 होता है। तो फ्लक्स लिंकेज साई का फॉर्मूला होता है n फाई, ये होता है ये आपके पास। तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा तो आप फ्लक्स बोलिए, इससे ज़्यादा है तो आप ये बोलिए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए E बराबर फैराडे लॉ से आता है, क्या होता है यहाँ देखिए n डी फाई बाई डी टी, या इसी को वहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं डी साई बाई डी टी, ये आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है जब भी समय से भाग देते हो तो उसे रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो ये क्या है फ्लक्स, क्या कहोगे इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या लिंकेज बोलूंगा या फ्लक्स बोलूंगा, लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज को साई से। तो ये आपका देखिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर निर्भर कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर निर्भर कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कहाँ है ये, तो आपके पास ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए फ्लक्स का नेचर, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। यहाँ पर एसी होगा तभी आपका ये फ्लक्स आएगा, नहीं तो ये क्या होगा, अगर डीसी होगा तो इसका आपको पता है डीसी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 0। ध्यान रखिए आपके पास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब भी आप समय से भाग देते हो उसे रेट वर्ड दर बोलते हैं, इसे फ्लक्स लिंकेज। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, सी आंसर आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास 64 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 64 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा पार्ट 4 चल रहा है। 3 पार्ट आपने जो है ऑलरेडी आपके पास प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देखिए आपके पास। आपको ये पेपर 10 जनवरी को आपको एग्जाम है तो आपको इनको देख के जरूर जाइए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा, क्योंकि ये भी वही यूके SSC करा रहा है तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो जाए। 64 हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब 65 देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
65, क्वेश्चन नंबर 65, इन induction heating, which of the following is of high value? A option frequency, B ऑप्शन करंट, C ऑप्शन देखिए वोल्टेज, D ऑप्शन देखिए पावर फैक्टर। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ देखिए इंडक्शन हीटिंग की बात कर रहा है। इंडक्शन हीटिंग यानी एसी पर डिपेंड करेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाई वैल्यू, क्या हाई होना चाहिए। देखिए इंडक्शन हीटिंग में आपके जो हीटिंग का असर आता है वो आता है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के कारण ही आपका जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस होता है वही हीट के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ देखिए इंडक्शन हीटिंग के लिए आपके पास देखिए हिस्टेरिसिस और एडी करंट देखिए लॉस उसके कारण आता है। तो लिखिए इंडक्शन हीटिंग के लिए एडी करंट तथा एडी करंट लॉस तथा हिस्टेरिसिस लॉस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए एडी करंट लॉस, इसका फॉर्मूला होता है PE/KE BM²F, BM आपके पास। दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस PH/KH BM∠φ। ये अब आप चाहे कि आपके पास ज़्यादा हीट हो तो ज़्यादा लॉस हो, तो इसका मतलब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये देखिए आपके पास ये कांस्टेंट, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, तो आपका हीटिंग होगा। तो आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा आपका, यहाँ देखो स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो ज़्यादा आपका लॉस होगा, तो ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब किस चीज़ का वैल्यू हाइस्ट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का, वो भी मेनली किसके लिए, ये आपके पास एडी करंट लॉस आपके। तो आप कहोगे कि सर हमारा आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो आपके पास ये देखिए एडी करंट लॉस का मान एकदम से बढ़ जाएगा, तो आपका जो हीटिंग भी होगा ज़्यादा। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्यों नहीं, कम है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। क्लियर हो गया भाई इतना, तो आपको इतना क्लियर आना चाहिए आपको, ठीक। अब ये तो हो गया 65 क्वेश्चन। सिक्सटी 65 क्वेश्चन आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 66, लैम्प्स इन स्ट्रीट lighting are all connected in A option series, B पैरेलल, D C हो गया, पैरेलल, D हो गया end to end। तो आपके पास ये है। तो ये देखिए आपके पास कह रहा है कि लैंप्स इन अ स्ट्रीट, जो स्ट्रीट लाइट में जो लैंप होता है उसको किस में कनेक्टेड किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। उसको किस में कनेक्टेड करते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में, या सीरीज पैरेलल में, एंड टू एंड। देखिए हमारे घरों में ये जो कनेक्शन होते हैं या स्ट्रीट लैंप जो भी हैं आपके पास, इनको जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब पैरेलल में जोड़ने के क्या फ़ायदे हैं, पैरेलल में नंबर एक तो आपके पास रिलायबिलिटी बनी रहती है। अगर एक ख़त्म हो जाए, एक ख़राब हो जाए
बल्ब तो दूसरे से हम काम चला सकते हैं और उसकी जगह जो खराब है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सीरीज में क्या होगा, अगर सीरीज में एक खराब हो गया तो पूरा सिस्टम ही, पूरा कनेक्शन ही क्या होगा, आपको कट करना पड़ेगा, तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये कहना चाहिए पैरेलल में करने से आपका रिलायबिलिटी बढ़ता है। दूसरा, पैरेलल में वोल्टेज हर बल्ब के पास अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। हर बल्ब के अक्रॉस अगर सेम होगा तो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। नहीं तो बताओ, अगर यहाँ पर मैं सोर्स लगा दे रहा हूँ, अगर क्या सीरीज में जोड़ते हैं, इसके पास क्या ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा, यहाँ पर अगर तो उस एंड में जो बल्ब होगा उसके पास तो बहुत कम वोल्टेज पहुँच जाएगा, वो तो आपका क्या होगा, लो वोल्टेज वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम जो है क्या बल्ब को जो है किस में कनेक्ट करते हैं, लाइटनिंग को किस में, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए भाई इसका, पैरेलल में। क्या आंसर होगा, पैरेलल में। तो आप इसे कहाँ पर करने वाले, तो आपके पास क्या होगा, नंबर 1 कहोगे सर पैरेलल में जोड़ने के क्या फायदे हैं, मेंटेन सेम वोल्टेज, प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस आप सेम वोल्टेज लगाओगे, एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा देखिए, मेंटेन सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप, एक ही हो गया। दूसरा आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा, सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा, आपका बल्ब खराब हो गया तो उसको आराम से लैंप कैन बी इजीली रिप्लेस्ड, आपको आराम से रिप्लेस कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया, पैरेलल। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको हटा दें इसको, चलिए 66 क्वेश्चन आपको जो है मिल गए। अब 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन लिखिए। ट्रांसमिटिंग पावर remaining the same, transmitting power remaining the same if supply voltage of DC 2-wire distributor is डबल्ड कहे या 100% इंक्रीज कर दिया करें, डबल्ड, सेविंग इन कॉपर विल बी, कितना आपका सेविंग होगा कॉपर में, ये आपको कहा जा रहा है 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%, ये आपको कहा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझिए, कह रहा है कि ट्रांसमिटिंग पावर रिमेनिंग द सेम, आपका जो ट्रांसमिटिंग पावर है उसको सेम रखा जाए। यदि कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज ऑफ DC 2-wire डिस्ट्रीब्यूटर इज डबल कर दें, या यहीं पर ऐसा भी लिखोगे 100% इंक्रीज कर दें, तो सेविंग इन कॉपर, कितना कॉपर में कितना बचत होगा ये कह रहा है वोल्टेज बढ़ाने पर। तो देखिए सेविंग इन कॉपर क्या होता है भाई, प्रोपोर्शनल 1 वोल्टेज, ये आपके पास होता है। यानी आप कहें कि एरिया कहे वोल्टेज का स्क्वायर, ये आपके पास होता है। या आपके पास कहे कि एरिया, या कहे कॉपर बचत करने का मतलब एरिया आप बचाना चाहते हो, तो ये आपके पास, तो आपके पास ये है। तो यहाँ देखिए आपके पास कितना कर दिया भाई, ये तो पहले केस में वी डैश कितना कर दिया, 2V कर दिया, ये आपके पास। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये आपका सेविंग कॉपर कितना हो जाएगा, यहाँ से V की जगह रखेंगे तो कितना होगा, प्रोपोर्शनल 1/2V रखे, 2V का होल स्क्वायर बराबर कितना 1/4V² प्रोपोर्शनल। ये V ठीक है, 4 से इसको भाग करो कितना
कितना आएगा 25%। कैसे आएगा, अगर इसको प्रतिशत में करना है तो 100 से इंटू करिए 4, ये 25%। यानी आपका इस समय आपके पास कितना कॉस्ट, जब आपने वोल्टेज को क्या कर दिया, वोल्टेज को कितना कर दिया आपने पास, यहाँ देखिए आप ऐसे भी समझिए, सेविंग कॉपर की जगह आप ये लिखिए तो 25% लग रहा है आपने, पहले कितना लग रहा था 100, जैसे डबल करा कितना हो गया 25%, तो कितना परसेंट बचत हुआ आपका 100 यहाँ लग रहा था, जैसे ही वोल्टेज को डबल करा तो अब कितना लग रहा है 25%, तो आपका बचत कितना हुआ, सेविंग कितना हुआ, जरा ध्यान से देखिए, पहले कितना लगा 100, अब कितना लगा वोल्टेज डबल 25, तो कितने प्रतिशत का बचत हो गया आपके पास 75% का बचत हो गया आपके पास। तो सेविंग इन कॉपर आप ऐसे निकाल सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो गया 75%। तो वोल्टेज को डबल करने पर ये आपके पास, परसेंटेज में करने के लिए मैंने 100 से इसलिए इंटू करा, तो 4 से आपको इसको कट गया कितना 25%। तो अभी तो देखिए जब वोल्टेज डबल किया तो आपने कितना 25% यूज करा है, यहाँ पर कितना करा था, जब यहाँ पर 100% मान के चले तो 25% इस समय यूज हो रहा है, तो बचा कितना आपका भाई, पहले में 100 था अभी कितना हुआ 25, तो घटाओगे तो कितना आएगा 75% आपका जो है बचत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया सी आपके पास क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया 67। क्वेश्चन हो गए हैं। अब 68 क्वेश्चन, which of the following have highest रजिस्टिविटी, कह रहा है कि आपके पास किसका सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा। ऑप्शन दिया है इसने माइका, बी ऑप्शन दिया है पैराफिन वैक्स, सी ऑप्शन दिया है एयर, डी ऑप्शन दिया है इसने मिनरल ऑयल। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान रखिए। तो सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि किसका रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी क्या होना सबसे कम। कंडक्टिविटी किसका सबसे कम है इसमें से, एयर का। भाई एयर से कभी देखा करंट पास होते हुए, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स एयर से पास हो जाता है, लेकिन आपका जो है करंट है जो आपके पास इससे फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप एयर, तो लिखिए एयर की कंडक्टिविटी 0 होता है। एयर की कंडक्टिविटी कितना होता है 0, तो रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल ये होता है, ये कंडक्टिविटी है रजिस्टिविटी। तो आपका अगर कंडक्टिविटी क्या है आपका 0, तो आप समझिए इसकी रजिस्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा, यानी आप इनफाइनाइट की ओर जा रहे हो, आपके पास किस ओर चले गए इनफाइनाइट की ओर। तो आपका जो है ये इसका इनफाइनाइट कंडक्टिविटी कितना होता है एयर का 0 ना आपके पास, एयर इंसुलेटर होता है भाई आपके पास। इतनी बात आपको समझ में। तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई 68। नेक्स्ट देखिए, इसे आप रजिस्टिव, इसे कंडक्टिव बोलते हैं। सिक्सटी 8 क्वेश्चन। 69 देखिए, 69 क्वेश्चन देखिए। द impedance per phase of a 3-phase transmission line on a base of 100 MVA 100 kV इज 2 PU। PU का मतलब पर यूनिट होता है। द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस, द वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस ऑन अ बेस of 400
MBA and 400 kV would be। तो ये बेस चेंज वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देखिए 1.5 PU, बी ऑप्शन देखिए 1.0, PU, सी ऑप्शन देखिए 0.5 PU, डी ऑप्शन देखिए 0.25 PU। PU का मतलब पर यूनिट है। PU का मतलब क्या है? पर यूनिट। आपको ये पूछा गया। देखिए आपका ये बेस चेंज वाला है, कह रहा है इम्पीडेंस पर फेज ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑन अ बेस। पहला बेस आपके पास है 100 MVA, पहला रेटिंग ये है। इस पर आपका ZPU का मान दे रखा है 2 PU। वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑन अ बेस ऑफ, अब आपको नए बेस पर बताना है ये आपके पास, ठीक है, नए बेस पर बताना। तो सॉल्यूशन देखिए भाई, फॉर्मूला क्या होता है? ZPU न्यू अपॉन ZPU ओल्ड बराबर क्या होता है? MBA बेस न्यू अपॉन MBA बेस ओल्ड इंटू किलोवोल्ट बेस ओल्ड अपॉन किलोवोल्ट स्क्वायर बेस न्यू। ये आपके पास ये होता है। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड वाला ये है, तो देखिए यहाँ पर MBA बेस ओल्ड कितना दे रखा है भाई? पहले ये ओल्ड आपके पास 100 दे रखा है, और किलोवोल्ट बेस ओल्ड कितना दे रखा है? ये वाला ओल्ड है, पहले 100 दे रखा है। MBA बेस न्यू आपको निकालना है, कितना दे रखा है? न्यू 400 दे रखा है, और किलोवोल्ट बेस न्यू कितना दे रखा है आपके पास? यहाँ पर 400 दे रखा है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो MBA देखिए आपके पास, और ये भी देखिए ZPU ओल्ड का मान दे रखा है 2, तो ये भी लिखिए ZPU ओल्ड बराबर 2 PU, ये आपके पास। तो इनमें मान रख देते हैं हम लोग। मान रखेंगे तो कितना आएगा भाई? MBA बेस न्यू कितना है? आप MBA बेस न्यू है 400 इंटू किलोवोल्ट आपके पास ये कितना है? बेस ओल्ड, किलोवोल्ट बेस आपका ओल्ड वाला है 100 अपॉन MBA बेस ओल्ड, ओल्ड कितना है भाई? 100 है, इसका स्क्वायर है, इंटू ये न्यू किलोवोल्ट बेस न्यू कितना है? 400, ये भी आपका स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया 4 इंटू कितना आ गया? 100/400 का होल स्क्वायर। 100 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 4/16, तो कितना आ गया? 1/4, ये आ गया। अभी इतना नोट करिए, नोट कर लिया भाई इतना। तो ये देखिए आपके पास जब इतना नोट कर लिया तो देखिए तो ये कितना आ गया? 1/4। ZPU न्यू बराबर ओल्ड। ZPU ओल्ड का मान कितना है? 2, 1/4 इंटू अपॉन 2 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। 2 है तो 4 से भाग करिए, कितना आ गया? 4 पंचे 20, ये आपके 0.5 आपके पास ये आ गया, ठीक है भाई। ये आपके पास 0.5 आ गया। तो ZPU न्यू कितना आ गया? 0.5। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर रुक करिए अब। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर रुक करिए आप। देखिए क्या कह रहा है? कोरोना ऑल्सो एक्ट एज
ये हमारा पावर सिस्टम वाला कोरोना है, जो अभी हो रहा है वो वाला नहीं भाई, ध्यान रखिए। पहला देखिए सेफ्टी वाल, बी ट्रांसफॉर्मर, सी इंसुलेटर, डी रिले। ये कह रहा है आपके पास, ठीक है। तो कोरोना लॉस होता है हम लोग का, वो कोरोना आपके पास किसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है, किसकी तरह एक्ट करता है। तो देखिए आपका कोरोना, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका क्या है, कंडक्टर। क्या है भाई, ये आपका एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में देखिए कोरोना लॉस हो गया, ये आपका कोरोना है, ठीक है, आपके पास कोरोना है। तो यहां देखिए क्या होगा, अब यहां से आपका इसमें इस कंडक्टर में लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग हो रहा है, बिजली चमक। तो यहां से आपका आ गया लाइटनिंग सर्जेस, लाइटनिंग सर्जेज हो रहे हैं। जैसे ही कंडक्टर में पड़ने लगेगा तो ये कोरोना क्या कर देगा, उसको ट्रांसमिट करेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइटनिंग जो है कंडक्टर पर नहीं पड़ने पड़ेगा, इस पर नहीं आ पाएगा, तो आपका कंडक्टर बचा रहेगा। तो ये कंडक्टर के लिए किसका काम कर रहा है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है। किसके तरह, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो लिखिए कोरोना, लिखिए कोरोना कंडक्टर सरफेस के लिए, ये कंडक्टर का सरफेस है, कोरोना कंडक्टर सरफेस के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। तो ये लाइटनिंग सर्जेस को किसके रूप में डिसिपेट कर रहा है, कोरोना लॉस के रूप में डिसिपेट कर रहा है। दूसरा लिखिए, यह लाइटनिंग सर्जेस को, दूसरा पॉइंट लिखिए, लाइटनिंग सर्जेस को कोरोना लॉस के रूप में डिसिपेट मीन्स उत्सर्जित करता है। इतना आपके पास क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर हो गया भाई, इतना तो आपके पास क्लियर हो गया। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए। तो सेफ्टी वॉल्व की तरह काम है, ये नहीं कि कोरोना हमेशा नुकसान ही करे, आपके पास यहाँ पर फायदा भी है। फायदा भी है। क्वेश्चन नंबर 71, the basic function of a rectifier is to, रेक्टिफायर का क्या काम है, कर चेंज द लेवल ऑफ अ डीसी वोल्टेज। बी ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट डीसी इंटू एसी। सी ऑप्शन देखिए, चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डीसी वोल्टेज। डी ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। ये पूछा गया है आपके पास। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्राइमरी काम क्या होता है, कह रहा है क्या ये चेंज द लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है, ये पूछ रहा है। दूसरा, कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, क्या डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, या आपका चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डीसी वोल्टेज, ये करता है, कर रहा है, या कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। भाई रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वो होता है जो आपका एसी को किसमें, डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एसी को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ये देखिए। एसी क्या होता है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और जो हर समय अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या करता है, चेंज करता है। ये आपका एसी है, इसे पास कर दिया आपने किससे, रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर से आपने जैसे ही पास कर दिया तो देखिए क्या होगा, या तो आप ऐसे प्राप्त होगा, या तो आपका ऐसा मिलेगा, या आपके पास ऐसे मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर
ये आपके पास, तो ये आपका टी हाफ है, ये टी है, टी हाफ है, टी है, ये आपके पास। तो यहाँ देखिए कि ये AC है, तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो है मैग्नीट्यूड भले ही आपको लग रहा है चेंज हो रहा है, ये पल्सेटिव नेटिव का DC है, पल्स नेचर का DC है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब आपका प्लस से कहाँ चल जाए? माइनस में, यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर और इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या किया रेक्टिफायर ने? AC को जैसे ही आपने किससे पास करा? रेक्टिफायर से पास कराइए, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया? DC में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं फुल वेव। दोनों देखिए पढ़ते दोनों हाफ, ये पहले हाफ को भी DC में और दूसरे वाले हाफ को भी ये बदल दिया है। यहाँ पर केवल पहले ही हाफ को बदला है, तो इसे हाफ वेव कहते हैं, इसे फुल वेव कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 71 आपने इस तरह से कर लिया। तो क्या आंसर रहेगा इसका? कन्वर्ट AC इंटू DC। देख रहे हो आपका AC इंटू DC में कन्वर्ट हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है इन अ डिजिटल वोल्टमीटर the oscillator frequency is 400 किलोहर्ट्ज। The ramp voltage falls from 8 volt to 0 volt in 20 मिलीसेकेंड। ये 20 है, 20 मिलीसेकेंड। The number of pulse counted by the counter will be। ऑप्शन ए दिया है 4000, बी 8000, सी आपका 3200, डी आपके पास 1600 दिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक डिजिटल वोल्टमीटर है, ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी कितना है? 400 किलोहर्ट्ज और रैंप वोल्टेज कितना? 8 वोल्ट से 0 वोल्ट आने में 20 मिलीसेकेंड। तो नंबर ऑफ पल्स काउंटेड बाय द काउंटर के द्वारा कितने पल्स काउंट किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। मान लेते हैं एज्यूम जो आपका गेट ओपन हो रहा है, गेट ओपन, रैंप वोल्टेज कितने पर? 8 पर हो रहा है। 8 वोल्ट पर आपका ओपन हो रहा है और एज्यूम गेट क्लोज, रैंप वोल्टेज कितने पर दिया है इसने? 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पे हो रहा है। इसलिए नंबर ऑफ पल्स, ये कितने समय में हो रहा है आप ध्यान रखिए, 20 में। ये जब पूरी घटना हो रहा है तो 20 में। तो नंबर ऑफ पल्स काउंटेड बाय काउंटर। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना है भाई आपके पास? 400। तो 20 में कितना होगा? क्या कर देंगे? गुना। 1 से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? गुना निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के लिए कितना था आपके पास? 400। तो 20 मिलीसेकेंड के लिए आपको देखिए तो क्या होगा?
400 इंटू किलो हर्ज का, किलो का मतलब 3 होता है, 400 किलो इंटू क्या 20, मिली का मतलब 10 की घात -3। इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपके पास 8000 आ गया। कितना आ गया 8000। तो आप ये ध्यान रखें, तो जब भी आपके पास ये आप तो 8 है, या आप सीधे ऐसे भी कर सकते थे, 1 सेकंड में आपका इतना हो गया तो 20 मिली सेकंड में कितना होगा, दोनों को डायरेक्ट इंटू करते हैं तो आंसर आपका ये आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका 72 क्वेश्चन। नोट कर लिया ये क्वेश्चन हो गया आपका 72। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। The resistance between points A and B in the circuit is, A और एक B के बीच में कितना होगा ये पूछ रहा है आपके पास। ए ऑप्शन लिखिए 4 ओम, बी ऑप्शन दिया है 6 ओम, सी ऑप्शन दिया है 8 ओम, डी ऑप्शन दिया है आपके पास 12 ओम। ये है और सर्किट ये है आपके पास। ये आपके पास सर्किट है। ये आपके पास सर्किट है। ये है। प्रत्येक रेजिस्टेंस आपका 8 ओम है, 8 ओम, 8 ओम है, 8 ओम है ये भी, और ये भी आपका 8 ओम है। तो आपका कितना आंसर होगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए 73 है, कह रहा है कि आपको जो रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, आपको ये सर्किट दिया है। यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस, इसका उल्टा, यहाँ देखिए इसका उल्टा देखिए भाई आपके पास ये हुआ, और ये है इसका उल्टा ये। इन दोनों को इंटू करोगे तो 64 होगा, इसको भी इंटू करोगे तो 64, यानी आपका क्या बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, हट गया, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा कि आपका बैलेंस ब्रिज। अब देखिए ये और ये किस में चले गए, सीरीज में। इसी प्रकार ये और ये भी सीरीज में, तो ये सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं कितना 8 और 8 16, ये भी 8 और 8 कितना 16 हो गए। तो अब देखिए ये भी 16 और 16 क्या है, ये पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो देखिए 16 ओम और 16 ओम जब पैरेलल में होते हैं, जब दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, आर इक्विवेलेंट होता है। कब, जब आपके पास ये आर पैरेलल टू आर होता है, दो सेम रेजिस्टेंस R/2। तो ये 16 हो गया, सीरीज में 16 हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा 8 आएगा। तो देखिए इनका इक्विवेलेंट आ गया आपका 8। अब जो इक्विवेलेंट आया इनका 8 ओम आया, 8 ओम आ गया। ये देखिए ये 8 ओम आ गया। अब ये 8 ओम और ये 8 ओम किस में चले गए, पैरेलल में। फिर से देखिए दोनों सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या है R/2। तो कितना आंसर आ गया इनका इक्विवेलेंट, ये आ गया 8/4, मतलब कितना, ये आ गया आपका 4 ओम। तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा आप ही बताइए, आप कितना 4 ओम। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास ये आ गया। सेवेंटी 3 आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। बंडल conductors are used in transmission line the effective
कैपेसिटेंस एंड inductance will be respectively क्या होगा कह रहे हैं। नंबर 1 इंक्रीज एंड डिक्रीज, बी डिक्रीज एंड इंक्रीज, सी ऑप्शन देखिए रिमेन सेम एंड इंक्रीज, डी ऑप्शन लिखिए डिक्रीज एंड रिमेन सेम। ठीक है, इतना आपके पास आ गया, ये आपको पूछा गया। क्या कह रहे, जो आपका बंडल कंडक्टर आपने कहाँ यूज करा, ट्रांसमिशन लाइन में, तो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के मान में क्या असर होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके पास सॉल्यूशन देखिए भाई, आपके पास बंडल कंडक्टर का यूज, देखिए बंडल कंडक्टर का यूज करने से आपके पास, ध्यान रखिए, देखिए बाय यूज ऑफ बंडल कंडक्टर, बाय यूज ऑफ बंडल कंडक्टर सेल्फ जीएमडी म्यूचुअल जियोमेट्रिक मीन रेडियस, सेल्फ जीएमडी जिसे आप क्या बोलते हो, जीएमआर भी बोलते हो, जियोमेट्रिक मीन रेडियस। सेल्फ जीएमडी को ही देखिए, सेल्फ जीएमडी को जीएमआर बोला जाता है। जीएमआर क्या होने लग जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है, ध्यान रखिए। और दूसरा, बंडल कंडक्टर के लिए सेल्फ जीएमआर ही क्या होता है, सेल्फ जीएमआर ही, सेल्फ जीएमआर नहीं, सेल्फ जीएमडी ही जीएमआर होता है। तो बंडल कंडक्टर के लिए सेल्फ जीएमडी, जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस ही आपका जीएमआर होता है, और बंडल कंडक्टर से जीएमआर बढ़ जाता है। अब देखिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला एल, देखिए एल प्रोपोर्शनल होता है एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर। ये देखिए, एक तो ये हो गया कैपेसिटर, जीएमडी अपॉन जीएमआर। अब बंडल कंडक्टर के लिए क्या बढ़ रहा है, सेल्फ जीएमडी यानी जीएमआर बढ़ रहा है। जीएमआर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अपने आप घट जाएगा। ये बढ़ेगा तो इसका ये हर वाला चीज़ क्या हो जाएगा, घटेगा। ये घटेगा तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला भाई, आपके पास यहाँ से दो चीज़ें निकला कि आपके पास बंडल कंडक्टर यूज करने से इंडक्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें तो बढ़ रहा है और इंडक्टेंस हो रहा है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये, और इंडक्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आपका क्या ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 74 आपके पास होगा। सेवेंटी 74 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया। ये पार्ट 4 चल रहा है, ध्यान रखिए। सेवेंटी 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, परमानेंट magnet cannot be used in, कहाँ पर यूज नहीं करते, एनर्जी मीटर, बी
लाउड स्पीकर, सी ट्रांसफॉर्मर, डी नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी अबव। तो आपको ये पूछा था। तो 75 क्वेश्चन कह रहा है परमानेंट जो मैग्नेट है, चुंबक है, उसका यूज कहाँ पे नहीं करते हैं कह रहे हैं। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना जाता, वहाँ तो हम एसी फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, आपको वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने आप बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट का यूज तो हम कहाँ करते हैं, डीसी में करते हैं, रेसिडुअल जहाँ फ्लक्स रहता है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, तो कहाँ पर यूज नहीं करेंगे हम, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते आपके पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 75 क्वेश्चन। डीसी मशीन में करते हैं परमानेंट का आप यूज, वहाँ रेसिडुअल फ्लक्स चाहिए होता है ना, रेसिडुअल चाहिए आपके पास। 76 the V curve of a synchronous machine कह रहे हो तो मोटर भी जनरेटर भी आप। सो a relationship between, किसके बीच में रिलेशन दिखाता है ये पूछ रहा आपको। ए एक्साइटेशन, करंट एंड बैक ईएमएफ, बी फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर, सी आर्मेचर करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, डी फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। ये आपको पूछ रहा है। तो ये 76 क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपके पास जो वी कर्व है, देखिए सिंक्रोनस मशीन में एक वी कर्व होता है, दूसरा इन्वर्टेड वी कर्व होता है। तो उस किसके बीच रिलेशन होता है, आपको ये ऑप्शन दिए गए। देखिए आपके पास ये होता है, एक देखिए ध्यान से देखिए आपके पास, एक तो ये देखिए ये आपका वी शेप का है तो वी कर्व कहते हैं एक, और दूसरा इन्वर्टेड वी कर्व होता है, ये आपका कॉस फाई यानी पावर फैक्टर होता है ये आपका ये आपका। तो इस समय देखिए ध्यान से देखिए, ये आर्मेचर करंट है, ये फील्ड करंट है, ये फील्ड करंट और ये पावर फैक्टर है। तो आपको पूछा है वी कर्व, तो ये वी कर्व है। वी कर्व किसके बीच में है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है आपके पास। ठीक है, अगर ये पूछता तो मैं पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बारे में कहता। ठीक हो गया भाई, कितने क्वेश्चन हो गए, 76। क्वेश्चन आपने यहाँ से देख लिया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक लेवल के हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, मीडियम साइज का पेपर रहा था ये 2017 का। ठीक है, 76 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 77, the dielectric strength of air under normal condition is, आपको पूछा है, ऑप्शन भी देखिए आपके पास।
ये दिए है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर की पूछ रहा है नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है। भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है, अगर मैं कहूँ आपका किसी का कहूँ कि 3 kV पर cm है, किसी का कहूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में जो एयर है उसको ब्रेक करने के लिए आपके पास कितना वोल्टेज चाहिए, आपका 3 kV चाहिए आपके पास, ये चाहिए आपके पास, ये इसका अर्थ हुआ। यानी 1 सेंटीमीटर में जितना एयर होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक आयनाइजेशन करने के लिए आपको 3 kV वोल्टेज का रिक्वायर्ड है, ये आपका ये डाइलेक्ट्रिक। तो आपका जो एयर का होता है, ये स्टैंडर्ड डाटा है, वो आपका होता है 30 kV। कितना होता है 30। तो आपका ये आंसर क्लिक हो गया, क्या हो गया भाई 30 kV। ठीक है, ध्यान रखिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये मतलब। क्वेश्चन नंबर 78, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 78। द लोकेशन ऑफ lightning अरेस्टर इज, कहाँ पर होगा ये लाइटनिंग अरेस्टर का जो पोजीशन, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए इसने क्या क्या दिया है, नियर दी सर्किट ब्रेकर, क्या सर्किट ब्रेकर के पास लगाना चाहिए इसको। दूसरा कर रहा है अवे फ्रॉम दी सर्किट ब्रेकर। सी ऑप्शन नियर दी ट्रांसफॉर्मर। डी ऑप्शन कह रहा है नॉट। ये आपको दिया गया। तो लाइटनिंग अरेस्टर का पोजीशन कहाँ पे लोकेट करना चाहिए ये पूछा गया। ठीक है भाई, देखिए लाइटनिंग अरेस्टर जो आपका सर्ज आएगा, लाइटनिंग आएगा, उससे बचाता है। तो इसमें से जो महंगा होगा हमारे पास, जो हम वहाँ पे लगाते हैं जो सबसे महंगा इक्विपमेंट है। तो सर्किट ब्रेकर है आपका, ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर की तुलना में क्या है आपका ज़्यादा महंगा है। तो उसके पास लगाने से वहाँ क्या होगा, लाइटनिंग का असर कम होगा। तो इसलिए आप कहोगे कि कहाँ पर लगाया जाए, नियर दी ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर महंगा है। अगर आपका लाइटनिंग आ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिया। ठीक है भाई, अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। और 0 to 0 से आपका दिया है 300 वोल्ट। वोल्टमीटर हैज an error of 2% of the full scale deflection if the true voltage is 30 volt, then the range of reading on this वोल्टमीटर वुड बी, कितना होगा ये कह रहा है। ऑप्शन लिखिए 20 वोल्ट टू 40 वोल्ट। बी देखिए 2 वोल्ट। सी देखिए 24 वोल्ट टू 36 वोल्ट। डी ऑप्शन देखिए 29.94 वोल्ट टू ये आपके पास
कह रहा है आपके पास। ठीक है, ये कह रहा है कि एक 0 से 300 वोल्ट का वोल्टीमीटर है जिसका एरर कितना है 2% ऑफ दी फुल स्केल। फुल स्केल का आपके पास इतना एरर है कह रहा है आपके पास। फुल स्केल कितना है 300। देखिए इफ ट्रू वोल्टेज इज 3, आपका ट्रू वोल्टेज कितना है, तो आपका रेंज ऑफ रीडिंग मतलब आपको मेजर्ड वैल्यू के बारे में बताना है। तो आप जाने क्या क्या जानते हैं आपके पास। देखिए ट्रू वैल्यू को हम ये डेल टी से दिखाते हैं, कितना है आपके पास 3, ट्रू वैल्यू कितना है 30 है। मेजर्ड वैल्यू ये आपको निकालना है। एरर दे रखा है डेल ए आपको दे रखा है एरर आपको दे रखा है। एरर देखिए कितना है ±2% ऑफ FST फुल स्केल डिफ्लेक्शन। FST का मान कितना है 300, तो बराबर ±2% ऑफ कितना 300, तो ±2 इसको हटाए, 1 हट गया तो कितना आ गया ये, तो ±6 तो आपका एरर आ गया। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं भाई, आपका जो एरर होता है डेल ए, इसे एरर बोलते हैं। एरर क्या होता है भाई फॉर्मूला, एरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये आपका ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, तो आपको मेजर्ड वैल्यू बताना है, बराबर डेल ए प्लस डेल टी, ये आपके पास आ गया। तो डेल टी आप देखिए इसमें रखिए 30 प्लस माइनस कितना 6, तो एक बार आप क्या लोगे प्लस साइन, तो कितना आ जाएगा 36, पॉजिटिव साइन लिया लेने पर, और कितना आएगा 30 में से 24, कब जब आपने निगेटिव साइन लिया। तो इसका रेंज क्या हो गया आपके पास भाई, पहले मिनिमम को लिखते हैं 24 से कितना 36, 24 से 36 कहाँ पर है आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। कितने क्वेश्चन 79, नोट करते रहिए भाई फास्ट। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर देखिए 80, ये पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ दी efficiency is increased, then voltage across the disk nearest to the conductor। ये कह रहा है कि यदि आपका स्ट्रिंग की इफिशिएंसी क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, जो डिस्क के सबसे पास होता है, या वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, जो कंडक्टर के पास जो सबसे नजदीक वाला डिस्क होता है उस पर वोल्टेज का क्या असर होगा कह रहा है, उसमें वोल्टेज क्या होगा कह रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है इंक्रीज होगा कह रहा है, क्या बी डिक्रीज होगा कह रहा है, सी रिमेन द सेम, क्या सेम रहेगा, डी नोटा। ये आपके पास ये है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग की इफिशिएंसी को अगर बढ़ा दिया जाए तो जो आपके पास कंडक्टर के जो सबसे पास वाला डिस्क है उस पर जो वोल्टेज का क्या असर होगा, क्या वोल्टेज क्या होगा, ये कह रहा है। भाई स्ट्रिंग की इफिशिएंसी को किससे दिखाते हो तुम लोग, ईटा बराबर वोल्टेज across the whole string, होल स्ट्रिंग के पास कितना वोल्टेज है, इनटू n अपॉन n इंटू वोल्टेज अक्रॉस दी वोल्टेज
across the lowermost, lowermost का मतलब होता है नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब लोअर मोस्ट मतलब नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट? कंडक्टर, लोअर मोस्ट यूनिट, ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग की इफिशियंसी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई वोल्टेज में तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए एन क्या है, ये भी देखिए एन बराबर क्या है? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इंसुलेटर, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इंसुलेटर, कितने इंसुलेटर के यूनिट। तो ये देखिए ये तो फिक्स है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसको क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो ये वोल्टेज अक्रॉस कौन सा है? ये लोअर वाले के पास है। तो लोअर वाले के पूछ, लोअर मतलब जो नजदीक है कंडक्टर का, तो नजदीक जो वोल्टेज क्या होगा नजदीक वाले कंडक्टर पर? ये कह रहा है बढ़ेगा या घटेगा? घट रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना है। ये घटेगा तभी तो इसका मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो पार्ट 4 था और अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। पार्ट 4 में भी 20 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, अब इसके बाद में क्या आएगा आपके पास? पार्ट 5 आएगा। ठीक है, तब तक आप इनको पढ़िए, आपको जो है जल्द ही पार्ट 5 भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।